हेलो नमस्कार। अनिल चक्रवाल, कक्षा 12 के सिलेबस में डे 52 में। और नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें चैप्टर संख्या 5 राजस्थान बोर्ड का, और इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेल। अब ये इसका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और इसमें भी हम वही बातें पढ़ेंगे जैसे हमने प्रतिरोधों के बारे में पढ़ा। प्रतिरोध क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, फिर क्या विशेषताएं हैं उनकी, और उसके बाद उनका संयोजन किस प्रकार से है, और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स, वही बातें इसमें करेंगे हम कि सेल क्या होते हैं सबसे पहली बात, फिर इससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं और जो डेरिवेशंस हैं वो, और उसके बाद सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। बस ये 2-3 बातें हम इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहली बात है सेल क्या होता है। देखो, सेल को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, केमिस्ट्री में डिफाइन कर देते हैं। वो भी परिभाषा से ये है कि सेल एक ऐसे डिवाइस है जो रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। वैसे यहाँ पर फिजिक्स में भी इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये भी क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा परिपथीय तरीके से डिफाइन करेंगे। वो परिभाषा भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, वो गलत नहीं है। परिपथीय तरीके से कैसे कि सेल जो है वो ऐसी डिवाइस है, सेल क्या देती है, करंट प्रवाहित करती है। अगर किसी परिपथ में सेल नहीं है तो उसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो सिंपल ये कह सकते हैं ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति है जो परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो सबसे पहली बात तो आगे इसकी परिभाषा कि सेल क्या है, ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, परिपथ में धारा के निरंतर प्रवाह को बनाए रखती है। अब देखो सेल के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है। सेल का कुछ ना कुछ विद्युत वाहक बल होगा, वोल्टेज, और उसका खुद का भी प्रतिरोध होगा। परिपथ का भी प्रतिरोध होगा, या प्रतिरोध दो हो जाएंगे, एक परिपथ का प्रतिरोध और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। नॉर्मल जो प्रतिरोध हम पढ़ते हैं, हमने जो पहले पढ़ा है, वो प्रतिरोध होता है परिपथ का प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध। तो इनको दोनों को अलग अलग हम डिफाइन कर लेते हैं, क्या है आंतरिक प्रतिरोध और क्या है परिपथ का प्रतिरोध। जैसे किसी परिपथ में मान लो एक बल्ब लगा है और उसको किसी बैटरी से जोड़ा गया है, जैसे टॉर्च मान ले, टॉर्च कोई एग्जांपल ले लें। टॉर्च में क्या करते हैं हम, किसी खोल के उसके अंदर सेल डाल देते हैं, 2 या 3 जितनी भी उसकी एफिशिएंसी उसके अकॉर्डिंग, और उसे वापस बंद कर देते हैं। ऑन ऑफ का स्विच लगा रहता है उसके साथ, और आगे एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हम ऑन करते हैं तो सेल से करंट प्रवाहित होते हुए बल्ब में पहुंचता है, और वहां उसमें धारा प्रवाहित होती है जिससे बल्ब जलने लगता है। तो यहाँ जो बल्ब है बैटरी का, सेल उसका, टॉर्च का, वो तो है बाहरी प्रतिरोध, कैपिटल आर। अब सेल क्या है, वो भी कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ से, केमिकल पदार्थ से बना हुआ है। तो उसका खुद का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो है स्मॉल आर। यानी सेल का खुद का भी प्रतिरोध होगा, या 2 प्रतिरोध हो जाएंगे। सेल का खुद का भी प्रतिरोध हो जाएगा, और दूसरा वहां जो उपकरण चला रहे हैं, नॉर्मली प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो उपकरण हम यूज कर रहे हैं उसी का ही प्रतिरोध होता है, उसी को प्रतिरोध के रूप में हम कह सकते हैं। तो यहाँ अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, नॉर्मल वे में जो सेल है, प्राथमिक सेल लेते हैं, द्वितीयक सेल भी होते हैं, 2 तरह के सेल होते हैं। प्राथमिक सेल, वैसे तो अपने सिलेबस की बातें नहीं है ये। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, जिनको एक बार यूज करके दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता, वो प्राथमिक सेल होते हैं। जैसे टॉर्च के, रेडियो के, घड़ी के सेल जो आते हैं, ये इनको हम एक बार यूज कर सकते हैं, जैसे डिस्चार्ज हो जाएंगे फिर दोबारा काम नहीं आएंगे। दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। उनमें क्या होता है, उनको एक बार यूज करके दोबारा फिर चार्ज किया जा सकता है। जैसे इन्वर्टर की जो बैटरी है, सीसा संचायक सेल कहते हैं उसको, उसमें क्या करते हैं, उसको वो चार्जेबल होती है, चार्ज हो जाती है। मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगी रहती है, ये जो पावर बैंक वगैरह, इनके अंदर जो बैटरी आती है, ये सारी क्या होती है, चार्जेबल होती है। तो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर चार्ज कर लो, फिर काम में ले लो। तो ये सारे जो सेल है वो द्वितीयक सेल होते हैं। सभी के अंदर एक कॉमन बात क्या है, सभी में एक एनोड और एक कैथोड होता है, एक एनोड और एक कैथोड होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे सेल के अंदर एक जो फ्लैट पार्ट होता है, एक ऊपर थोड़ा सा उसकी टोपी निकली रहती है, वो नेगेटिव होती है, फ्लैट पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसके अंदर कोई भी सेल होगा, उसके अंदर केमिकल, कुछ ना कुछ केमिकल रासायनिक पदार्थ होंगे।
तो वो जो रासायनिक पदार्थ है वो आयनों में विभाजित हो जाते हैं और आयन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में डिवाइड होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर यानी एनोड की ओर गति करेगा, और जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की ओर यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा। तो जब ये गति करते हैं तो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, और टक्कर ही क्या होती है, प्रतिरोध होती है। तो यहाँ जो आयनों में जो टक्कर होती है, आयन कौन से, जो उस सेल में रासायनिक पदार्थ यूज किया गया है उसके अंदर जो आयन है, उसके जो आयन है वो आपस में टकराते हैं, और टकराने से प्रतिरोध उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल के अंदर दो बातें आ गई हैं, एक तो उसका मैक्सिमम वोल्टेज, उसको हम विद्युत भाग बल कहते हैं, अभी उसकी भी बात करेंगे विद्युत भाग बल। तो ये दो तीन बातें इसके अंदर बात करेंगे, विद्युत भाग बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध। ये तीनों की परिभाषाएं भी महत्वपूर्ण है, पूछ ली जाती है एक नंबर में। और दूसरा इससे संबंधित जो आगे हम एक दो छोटे छोटे डेरिवेशन करेंगे वो भी पूछ ले जाते हैं, तो उनमें भी इन्हीं का यूज होगा। तो ये तीन बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। पहले तो सबसे पहले आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत भाग बल क्या होता है, और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, बाकी दोनों की बात हम करेंगे। तो ये जब गति करेंगे आयन तो क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, इससे जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो क्या होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब इसकी परिभाषा आप लिखना चाहे तो आप खुद लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख लें इसे, कि किसी भी सेल के अंदर जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो आयनों में विभक्त होते हैं। आयन इलेक्ट्रोड की तरफ यानी एनोड और कैथोड की तरफ गति करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, टक्कर के कारण जो धारा में अवरोध उत्पन्न होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये तो आ गई स्मॉल आर इसकी बात। और एक होता है इसके अंदर विद्युत भाग बल, कैपिटल ए से लिख देते हैं इसको, विद्युत भाग बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। एक बात तो आगे आंतरिक प्रतिरोध, दूसरी बात डिफाइन कर रहे हैं इसमें विद्युत वाहक बल, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको लिखते हैं EMF से। दूसरी बात ये लिख देता हूं मैं, दूसरी बात करेंगे टर्मिनल विभवांतर की। टर्मिनल वोल्टेज, इसको लिखते हैं V से। अब देखो एक बात तो कॉमन दोनों में कि ये जो E है वो भी वोल्टेज है और जो V है वो भी वोल्टेज है, दोनों में कोई अंतर यानी इनके मात्रक के अनुसार देखें तो अंतर नहीं है, दोनों ही विभव है। लेकिन वैसे दोनों में बहुत अंतर है। अब देखो क्या 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 अंतर है इसके अंदर। विद्युत भाग बल क्या होता है, अधिकतम वोल्टता होती है। अलग अलग तरीके से दो तीन तरीके से हम इनकी बात कर लेते हैं। अधिकतम वोल्टता, अधिकतम वोल्टता मतलब जैसे सेल हमने नया खरीदा है तो उस समय उसकी जो वोल्टेज है हमने उसका यूज नहीं किया है, नया लेके आए तो मान लो 1.5 वोल्ट का रेडियो का सेल, तो उसकी अधिकतम वोल्टता जो है वो 1.5 वोल्ट है, वही उसका क्या होगा, विद्युत वाहक बल। तो ये कह सकते हैं कि अब कब है विद्युत वाहक बल, जब उसको हमने सर्किट में नहीं लगाया, या लगा दिया तो हमने करंट यूज नहीं कर रहे हैं। करंट यूज मतलब हमने उसको ऑन नहीं किया है, अभी लगा के छोड़ दिया, ऑन नहीं किया तो भी वो यूज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी सेल से धारा नहीं ली जा रही हो, ठीक है, धारा नहीं ली जा रही हो, करंट नहीं ले रहे हो, उस स्थिति में जो उसका वोल्टेज होता है वो उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका मतलब वो अधिकतम ही हुआ, इसलिए सिंपल ये भी कह सकते हैं अधिकतम वोल्टेज ही क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। दूसरा इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं खुले परिपथ में। खुले परिपथ और बंद परिपथ का ध्यान रखना है। बंद परिपथ का ये इसका मतलब यहाँ ये नहीं कि बटन बंद है, खुला परिपथ का मतलब बटन चालू है, ऐसा नहीं है। यहाँ ऑन ऑफ अलग तरीके से होता है परिपथ में। हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल की जो वीडियो डाल दी जाएगी उसके अंदर प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर इस तरह से की यूज की जाती है, या पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, या इनको आगे जोड़ दिया जाता है, या मान लो बल्ब लगा दिया, या मान लो बैटरी लगा दी और इसको जोड़ दिया।
अब देखो क्या होता है, इसके भाग में ये एक पार्ट होता है प्लास्टिक, ये कुंजी बोलते हैं, की बोलते हैं इसको, और इसके बीच में मेटल की, धातु की, और 2 पॉइंट लगे रहते हैं। उसके बीच में बहुत ही बारीक सा छेद लगा रहता है, छेद होता है। अब उस छेद में बिल्कुल ऐसे ये जो लाइन बड़ी बनाई गई है, ये बहुत बारीक सी लाइन होती है। तो ये क्या करती है, करंट को रोक देती है। यानी करंट, अगर इधर बैटरी लगी है, मान लो इधर से करंट आ रहा है, तो वो यहाँ तक जाएगा और इसके आगे नहीं जा पाएगा। इसका मतलब इसमें ये जो की है वो खुली है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, खुला परिपथ कह देते हैं। और खुला परिपथ का मतलब वहां करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये बात जरूर आप ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब जब इसको बंद कर दें, मान लो अब इस की को इस तरह से बंद कर दें, यहां पर इस तरह से एक की लगा के इसको बंद कर दिया जाता है। अब बंद कर दिया है तो करंट क्या होगा, यहां से होता होगा और इससे होता होगा और आगे पहुंच जाएगा और आगे परिपथ पूरा हो जाएगा। तो ये तो हो गया बंद परिपथ। बंद परिपथ हो गया, इसका मतलब वहां पर करंट प्रवाहित हो रहा है। तो इसलिए 2 वर्ड यूज करते हैं, एक तो इसके लिए खुला परिपथ और इसके लिए बात करें किसके लिए, बंद परिपथ। दूसरी बात, इसे ये कह सकते हैं कि जब धारा नहीं ली जा रही तो तब विभवांतर, यही कहते हैं खुले परिपथ में विभवांतर। ये 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। इसमें बंद परिपथ में विभवांतर, और जब धारा ली जा रही हो किससे, सेल से, तब विभवांतर। तो दोनों अलग अलग बातें हैं कि एक तो जब किसी भी सेल का यूज नहीं किया जा रहा है, यानी जब सेल से धारा नहीं ली जा रही हो, सिंपल इसमें ये कहेंगे, इस स्थिति में क्या होगा, परिपथ में I का मान 0 होगा। न्यूमेरिकल में ये बात पूछ लेते हैं, 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, अभी हम बात करेंगे जब हम पहुंचेंगे। तो ये पूछा गया था कि खुले परिपथ में विद्युत वाहकों और टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध होता है। तो पहले हम संबंध के लिए फॉर्मूला डेराइव करेंगे, फिर हम बात करेंगे इसमें। तो यहाँ खुला परिपथ में क्या होगा, जो विभवांतर है, खुले परिपथ में सेल के सिरों पर विभवांतर उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है और वो उसका अधिकतम मान होगा, क्योंकि जब उससे धारा लेंगे तो धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और उसका मान कम होता रहेगा। दूसरी बात ये कह सकते हैं, जब किसी सेल से धारा करंट नहीं लिया जा रहा है तो उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। दूसरी बात, टर्मिनल विभवांतर V की बात करें तो इसका अपोजिट, बंद परिपथ में सेल के सिरों पर विभवांतर जो है वो टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। और या जब सेल से धारा ली जा रही हो तो उसके सिरों पर विभवांतर, सेल के सिरों पर विभवांतर टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो ये तो हो गई परिभाषाएं, 3 बात हो गई, आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल E और V। सारी बात इन्हीं पर ही निर्भर करती है और जो 1-2 डेरिवेशन हम करेंगे वो महत्वपूर्ण है, वो इन्हीं से संबंधित है। सिंपल बातें, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो सेल का प्रतीक, अब सेल के अंदर क्या बात हुई, सेल में 2 चीजें आ गई, एक तो यूज करेंगे तब तो कम होता रहेगा, लेकिन जब यूज करना शुरू किया नहीं किया है उस समय अधिकतम वोल्टता है, तो उस समय क्या है, इसका विद्युत वाहक बल है और उसके साथ साथ इसका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, बैटरी को परिपथ में ऐसे बना देते हैं, लेकिन वास्तव में जब सेल की बात करें, बैटरी की बात करें, तो उसका पूरा सिंबल ये है, यानी इसको कहते हैं, ये पूरा जो भाग है ये क्या है, एक सेल है। तो यदि हम सेल बनाना हो सामान्यतः तो इस सेल के साथ साथ प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ साथ हमें क्या शो करना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध भी शो करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सेल का खुद का भी प्रतिरोध होता है जिसे उसका आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब बात करते हैं टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध की, जो महत्वपूर्ण बात है। अब इसके लिए सारी बेसिक बातें काम आएगी।
टर्मिनल विभवांतर एवं विद्युत वाहक बल में संबंध। तो रिलेशन किसमें है? रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। अब उसके लिए देखो सेल क्या होगा, सेल को किसी न किसी परिपथ में लगाएंगे। तो ये तो हमने बढ़ा दिया एक सेल और इसको जोड़ दिया किसी परिपथ में। परिपथ में जहां जोड़ा है वहां कुछ ना कुछ उपकरण लगा हुआ चलाने के लिए भी सेल का यूज क्यों करेंगे? कुछ ना कुछ चलाने के लिए करेंगे। तो जिसको हम चला रहे हैं, जो जहां यूज कर रहे हैं करंट, उसका खुद का प्रतिरोध होगा, वो होगा कैपिटल आर। ये हो गया सेल और ये हो गया विद्युत वाहक बल ई, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर और इसमें जो धारा है वो भी आई। अब देखो नॉर्मली करंट विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा I इज इक्वल टू विद्युत धारा I इज इक्वल टू V अपॉन आर ओम के नियम से। यहां V की जगह तो हम क्या लेकर चल रहे हैं? E लेकर चल रहे हैं अधिकतम, अभी डिस्चार्ज नहीं है, मैक्सिमम स्थिति लेकर चल रहे हैं। तो E तो क्या हो गया? विद्युत वाहक बल। दूसरी बात R, देखो दोनों कौन से क्रम में? ये श्रेणी क्रम में है, तो इसीलिए प्रतिरोध यहाँ क्या काम आएगा? प्रतिरोध आएगा R प्लस स्मॉल r। तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर से क्या वैल्यू आ जाएगी? I इज इक्वल टू वी की जगह E आ जाएगा, कैपिटल R की जगह R प्लस स्मॉल r आएगा। ये जो इक्वेशन है ये महत्वपूर्ण है। अगर क्योंकि ये देखो सिंपल हम एक सेल लेकर उसको परिपथ में लगाकर और ओम के नियम से इस समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई इसके रिजल्ट ध्यान नहीं है तो आप इस इक्वेशन से इसके सारे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी न्यूमेरिकल आता है सेल से संबंधित, वो इस इक्वेशन से हम उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। विद्युत वाहक बल से संबंधित, टर्मिनल विभवांतर से संबंधित, आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध, इनसे संबंधित, विद्युत धारा से संबंधित जो भी बातें हैं वो इस टॉपिक से सोल्व हो जाएंगी। यानी इस चैप्टर में अगर सेल की बात करें तो उस सेल को सोल्व करने के लिए ये जो रिलेशन है यही है, सारी जड़ है, इसी से हम हर चीज को सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ई और बी में संबंध चाहिए हमें, ई और बी में। तो संबंध में क्या करते हैं? एक इक्वेशन ऐसी प्राप्त करते हैं जिसमें तो जितनी वैल्यूज में संबंध चाहिए वो सारी एक में आ जाए। तो ई तो आ रही है, ई को तो एज इट इज रखेंगे। अब क्या लाना है? बी लाना है, तो इसको सोल्व कर ले हम। ये इक्वेशन जरूर आप ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल में या कहीं पर भी आपको रिलेशन याद नहीं है तो इससे रिलेशन भी आ जाएंगे और इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आप सोल्व कर सकते हो। यानी जो रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे ई और बी में, उससे भी कर सकते हैं। अब वो इक्वेशन कहां से आएगी? इसी से आएगी, इसलिए इससे भी हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो आई इसको मल्टीप्लाई कर दें, आई मल्टीप्लाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। तो आई आर इज इक्वल टू आ गया ई माइनस आई इंटू आर। और आई आर, आई इंटू कैपिटल आर क्या हो गया? परिपथ में जब धारा ली जा रही है उस समय का विभवांतर हो गया। बी इज इक्वल टू आई आर होता है, इसलिए कौन सा विभवांतर आएगा? टर्मिनल विभवांतर आएगा। यहां से रिलेशन क्या आ गया? इसकी जगह v रख दें तो v इज इक्वल टू आ गया e माइनस आई इंटू आर। और ये जो समीकरण 2 है ये e और v में रिलेशन को व्यक्त करती है। आई कहां से है? इसी इक्वेशन से आई है, फर्स्ट इक्वेशन से आई है। इसीलिए न्यूमेरिकली जब बात करेंगे तो आप इससे भी सोल्व कर सकते हो और वहां से भी सोल्व करते हैं। अब आप ये बात की न्यूमेरिकल, इसमें से जो मैं आपको बता दूं 2 साल पहले एक न्यूमेरिकल आया था, उसमें कैसे पूछा गया था? उसमें ये पूछा गया था कि खुले परिपथ के लिए विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध होगा। अब हमें पता होना चाहिए खुले परिपथ का मतलब क्या होता है और बंद परिपथ का मतलब क्या होता है। खुले परिपथ का मतलब है जब उसमें धारा नहीं ली जा रही है तो वो खुला परिपथ है, और धारा ली जा रही है तो बंद परिपथ है। तो यहां से क्या आएगा? खुले परिपथ के लिए रिलेशन तो ये आएगा। एक हम स्पेशल केस ले रहे हैं, खुले परिपथ के लिए क्या होगा? I बराबर 0 होगा।
अतः इस समीकरण से क्या आ जाएगा, समीकरण 2 से आ जाएगा V बराबर E। इसका मतलब अगर परिपथ खुला है तो टर्मिनल विभवांतर भी विद्युत वाहक। वैसे हमें पता है कि अगर जब हम खुला परिपथ यानी करंट ले नहीं रहे हैं तो वही तो उसका टर्मिनल विभवांतर है और वही उसका विद्युत वाहक बल है, यानी दोनों सेम ही होंगे। टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के ही बराबर होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू वही होगी, क्योंकि जब यूज नहीं कर रहे हैं तो पूरी काम आ रही है, तो वो जो वैल्यू है वही विद्युत वाहक बल है, वही टर्मिनल विभवांतर है। ये रिलेशन महत्वपूर्ण है इसके लिए। अब ऐसे डेरिवेशन देखो बिल्कुल सिंपल सा है ये, तो 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन डेरिवेशन पूछ लेते हैं जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा है, और इस चैप्टर से 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है वही आएंगे, इसलिए महत्वपूर्ण पार्ट है। अब बात लेते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर एक रिलेशन और है वो आंतरिक प्रतिरोध का, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए रिलेशन, तो उसको भी इसी से सोल्व करेंगे। यानी ये वैल्यू तो वैसी काम आएगी, आगे सोल्व कर लेंगे इसे। आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध की डेफिनेशन की बात हमने कर ली, परिभाषाएं तीनों महत्वपूर्ण है इसके अंदर। आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाते हैं, और ये सारा जो मैटर है वो शॉर्ट क्वेश्चन का मैटर है। अभी डेरिवेशन आए तो इनमें रिलेशन पूछ लेते हैं, 2 नंबर में पूछ लेते हैं, तो उसमें कोई ज्यादा बात नहीं है, 2 इक्वेशन हमें सोल्व करनी है। नेक्स्ट लेते हैं हम इसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का मान किसका मान निकालना है, स्मॉल आर का मान निकालना है, तो इक्वेशन वही है। अब स्मॉल आर को एक तरफ रख लेंगे, बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ, तो यहां से क्या आ जाएगा, आर प्लस आर पूरे को इधर ले आओ, आई को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर गुणा में आ जाएगा आई। इसलिए ये नहीं है कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर हटाना पड़ेगा, बाद वैल्यू पहुंचेगी। हमें आर का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, जिसको सोल्व करते हैं उस वैल्यू को एक तरफ, बाकी सभी को दूसरी तरफ, तो इसको इधर ले आओ, तो यहां से आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू आ जाएगा ई अपॉन आई। अब स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई अपॉन आई माइनस आर। अब देखो यहाँ क्या होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर करंट की वैल्यू हमारे पास नहीं होगी, इसीलिए हम इसको वोल्टेज की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो V इज इक्वल टू आई आर से I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन आर, पुट कर दें, स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V अपॉन आर माइनस आर। स्मॉल r इज इक्वल टू ये आ जाएगा ई आर अपॉन V माइनस आर, और R कॉमन आ जाएगा तो E अपॉन V माइनस 1 इंटू आर। ये जो फॉर्मूला है इक्वेशन सेकंड, ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध को व्यक्त करता है, और ये फॉर्मूला भी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण किसके लिए भी लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे मीटर सेतु, और उस मीटर सेतु में आंतरिक प्रतिरोध का मान, सॉरी विभव मापी में आएगा। मीटर सेतु में प्रतिरोध का मान निकालेंगे तार का, और विभव मापी में निकालेंगे दिए गए सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान। जो पूरा चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकली है, विभव मापी के द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो फॉर्मूला है वो फिर हम डायरेक्ट यूज करेंगे, वहां हम सोल्व नहीं करेंगे। वहां प्रैक्टिकल टॉपिक है तो उसको प्रैक्टिकली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध का मान, और ये कक्षा 12 के सिलेबस में प्रयोग भी है, भी आपके प्रैक्टिकल है कि कैसे आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, वो प्रयोग के द्वारा करके दिखाएं। तो यहाँ पर E और V के जो मान है वो प्रयोग के द्वारा कैसे लेंगे वो हम सीखेंगे वहां, लेकिन वहां हम इस फॉर्मूले को डेराइव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी ये फॉर्मूला महत्वपूर्ण है। तो सेल के अंदर ये 2-3 बातें जो है वो शायद महत्वपूर्ण है टॉपिक, इसके अंदर ये 2 ही रिलेशन है इसके अंदर। अगर आपसे आंतरिक प्रतिरोध पूछ लें तो भी देखो, अगर आपको ये इक्वेशन याद है
तो आप इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। जो भी आपसे पूछा जाए, आंतरिक प्रतिरोध पूछा जाए तो स्मॉल आर को एक तरफ रख लो, और अगर आपको ई और बी में रिलेशन पूछा जाए तो इसको बी में कन्वर्ट कर लो, आई इंटू आर को। अब इससे संबंधित आगे दो बातें और रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उनमें से है सेलों का संयोजन, एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। फिर बाद में एक क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। जैसे न्यूमेरिकल के लिए मैंने बताया था, इसमें से पूछ लिया जाता है ए और बी का संबंध हमने पढ़ा है, बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो इसमें से पूछ लेते हैं। यहाँ से ये तो सारे एक ही फॉर्मूले से आए। बाकी प्रतिरोधों से संबंधित एक दो क्वेश्चन हमने किए थे, लेकिन फिर भी हम 5-7 क्वेश्चन और जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे उनको और सोल्व करेंगे। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तब तक आप इसके रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।